बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। मैं आप सबको फ़ेज़ी केयर में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बेसिक मेडिकल नॉलेज के हवाले से है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 ब्लड प्रेशर के हवाले से और ये भी जानेंगे कि नॉर्मल रेंजेस क्या है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे हार्ट रेट और पल्स रेट और काजेज़ भी देखेंगे जो कि टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया काज करते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे हम रिस्पिरेटरी रेट डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्टर्स भी जानेंगे जो कि रिस्पिरेशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। फोर्थ नंबर पे हम ऑक्सीजन सिचुएशन की वैल्यूज़ देखेंगे और कुछ फैक्टर भी समझेंगे जो कि सिचुएशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। फिफ्थ नंबर पे बॉडी टेम्परेचर और हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया को भी समझेंगे। सिक्स नंबर पे हम ब्लड शुगर लेवल और फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल भी देखेंगे। आज की वीडियो तमाम मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल प्रोफेशनल और नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। पूरी वीडियो को देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर से। तो ब्लड प्रेशर क्या है? जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि वो प्रेशर जो ब्लड आर्टरीज़ के वॉल के ऊपर डालता है। ये कब डालता है? जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, हार्ट के वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, हार्ट पंप करता है, तब जो प्रेशर बनता है आर्टरीज़ के वॉल के ऊपर तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हार्ट पंप करता है और ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई करता है। तो ये प्रोसेस 60 टू 100 टाइम्स पर मिनट हो रहा होता है और 24 आवर अ डे जो है ये प्रोसेस चल रहा होता है। ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और दूसरे को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है 120/80, तो ऊपर वाला 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और नीचे वाला 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं कि जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को थ्रो आउट करते हैं बॉडी को सप्लाई करने के लिए, इस टाइम पे जो पीक प्रेशर पड़ता है आर्टीरियल वॉल के ऊपर, इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड वापस बॉडी से जो है वो वेंट्रिकल्स में आ रहा होता है, तो उस टाइम जो मिनिमम प्रेशर आर्टीरियल वॉल के ऊपर पड़ता है तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के लेवल्स। तो सबसे पहले लो लेवल क्या होगा? जब ब्लड प्रेशर बिलो 90/60 होगा तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। मतलब सिस्टोलिक लेस देन 90 और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 60 होगा तो ये लो ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? जब सिस्टोलिक लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80 होगा तो ये नॉर्मल होगा। मतलब 120/80 से नीचे और 90/60 से ऊपर, तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं। इसके बाद एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है जब 120 से अबव और 129 से नीचे, मतलब ये रेंज 120 टू 129 सिस्टोलिक और लेस देन 80 जो है इसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये हाइपरटेंशन नहीं होता, ये जस्ट एलिवेटेड किसी भी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो हाइपरटेंशन स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर। तो जब 129 से ऊपर, मतलब 130 टू 139 और 80 टू 89 डायस्टोलिक अगर होगा तो इसको हम हाइपरटेंशन स्टेज 1, तो इसमें फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो हाइपरटेंशन स्टेज 2, जब 140 या इससे ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, तो इसको हम हाइपरटेंशन स्टेज 2 ब्लड प्रेशर कहेंगे। और डायस्टोलिक 90 या इससे अबव चला जाए तो ये हाइपरटेंशन स्टेज 2 है। नेक्स्ट जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जब 180 से अबव चला जाए, हायर देन 180 सिस्टोलिक और हायर देन 120 डायस्टोलिक चला जाए तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। तो इसमें इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है, फ़ौरन ही इमरजेंसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी यूनिट में जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के काजेज़ क्या हो सकते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के काजेज़ पहले देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है साल्ट। साल्ट ज़्यादा कंज्यूम करने से फ्लूइड जो है वो बॉडी में रिटेन रहता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं, जिस तरह के बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है ज़्यादा। क्रॉनिक कंडीशन लाइक डायबिटीज़ में, किडनी डिजीज़ में और स्लीप एपनिया अगर नींद ना आए तो उसमें भी हाइपरटेंशन हो सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, ओबेसिटी और अल्कोहल भी काजेज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अब हम देख लेते हैं कि लो या हाइपोटेंशन के काजेज़ क्या हैं। तो विद द पैसेज ऑफ एज, विद एज के साथ साथ जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो नेचुरली डिक्लाइन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यंग एडल्ट। जेनेटिक कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री लो ब्लड प्रेशर की अगर पॉजिटिव हो तो इस पेशेंट को भी हो सकता है। इसी तरह प्रेगनेंसी कभी कभी इंक्रीज़ और कभी कभी डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर में ला सकता है। कुछ मेडिकेशंस है जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अल्कोहल कंज्यूम करने से भी लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसी तरह कोई इंजरी हो जाए जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं हार्ट या पल्स रेट। पल्स बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है हार्ट का, तो पल्स के थ्रू हम हार्ट रेट को मेजर करते हैं। तो पल्स रेट क्या है? द स्टेडी कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज विद ईच बीट ऑफ द हार्ट। मतलब जैसे कि हार्ट 60 to 100 बीट्स पर मिनट पंप करता है, तो वही बीट्स हमें पल्स पे फील होती हैं। हमने ये पल्स कैसे चेक करना है? आपने अपनी 2 फिंगर्स लेनी है और थंब पे डाउनवर्ड बेस ऑफ द थंब के एंड पर मूव करना है और वॉच और थंब के बेस के मिडल में दरमियान में आपने प्रेस करना है दोनों फिंगर्स के साथ, तो आपको वहाँ पर पल्स मिलेगी। तो अब समझते हैं कि एरिथमियाज कौन कौन सी होती हैं, जिस तरह की ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। तो एरिथमिया 2 टाइप की है। ब्रेडी एरिथमिया, ब्रेडी का मतलब है स्लो और टेकी का मतलब है फास्ट। ब्रेडी एरिथमिया कहते हैं कि जब हार्ट बीट बिलो 60 चला जाए तो इसको हम ब्रेडी एरिथमिया या ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। जब हार्ट बीट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट चला जाए तो उसको टेकी एरिथमिया या टेकिकार्डिया कहते हैं। तो आप नीचे ईसीजी पैटर्न को देखें तो ब्रेडिकार्डिया में ईसीजी एक बीट दूसरी बीट के से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन टेकिकार्डिया में बीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब ये है कि वो टेकिकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पल्स रेट के ऊपर या हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, जिस तरह कि नंबर 1 एज। चिल्ड्रंस और न्यूबॉर्न बेबीज़ में रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसी तरह फिटनेस लेवल, जो एथलीट्स होते हैं और जो एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं उनमें भी रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो उनमें डिक्रीज़ होगा। हेल्थ इश्यूज़ में इलनेस, इंजरी और स्ट्रेस की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जिस तरह के अस्थमेटिक, एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन, उसमें पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। कुछ स्टिमुलेंट्स हैं जिस तरह कैफीन, स्मोकिंग और डाइट पिल्स जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स हैं, कोकेन, एम्फेटामाइंस कैन इंक्रीज़ योर हार्ट रेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग। व्हाट इज़ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसको स्पायरेशन भी कहते हैं और वेंटिलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं और बाहर की तरफ निकालते हैं। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो इसको इनहेलेशन कहते हैं और जब हम बाहर निकालते हैं तो इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है ये लंग्स में गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। कौन से गैसेस? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये एक रिदमिकल प्रोसेस है, एयर मूविंग इन एंड आउट। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? जब हम, जिस तरह हमने ब्रीथिंग में कहा कि हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, सांस अंदर लेने में हम ऑक्सीजन को बेसिकली अंदर ले रहे होते हैं सांस के साथ, और वो जाके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और वापसी में, रिटर्न में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर निकालता है। ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसे कहते हैं? कि वो मेजरमेंट जिसमें कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, जो कि इफ़ेक्टिवली जितना ज़्यादा अटैच होगा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा बॉडी को इफ़ेक्टिवली सप्लाई भी होगा। तो ये जो मेजरमेंट है कि कितना ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, इसको ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं।
अब हम इस पिक्चर को समझते हैं कि कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। हम सांस लेते हैं थ्रू नोज़ और वो ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंक्यूल्स में जाता है और ब्रोंक्यूल से फिर लंग्स में अल्वियोलाई तक जाता है। तो अल्वियोलाई वो एरिया है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो अल्वियोलाई से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेके वो थ्रू ब्रोंक्यूल फिर ब्रोंकाई फिर उसके बाद थ्रू माउथ जो है वो हम बाहर थ्रू आउट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन या रेस्पिरेशन का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अल्वियोलाई में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, ये रेड ब्लड सेल है। इसके ऊपर जो वाइट डॉट्स हैं ये हीमोग्लोबिन है। इसके साथ जो ये आपको लाइट ब्लू कलर में डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाता है, फिर ये कैरी करता है ऑक्सीजन को डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल में। तो जब ये टिश्यूज़ और सेल तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देता है। तो यही प्रोसेस होता है पूरा ऑक्सीजन सेचुरेशन का। नॉर्मल रिस्पिरेशन क्या होती है? नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट जो है एडल्ट का एट रेस्ट पे, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में 12 से 20 ब्रीथ जो है वो पर मिनट होता है। मतलब 12 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट ये नॉर्मल एडल्ट रिस्पिरेटरी रेट है। लेकिन रिस्पिरेटरी रेट जो है वो एज के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है और एक्टिविटी लेवल और अदर फैक्टर्स, एक्टिविटी लेवल में जो एक्सरसाइजेस वगैरह है उसमें इंक्रीज़ हो सकता है। इसी तरह अगर अदर फैक्टर्स जो सडन घबरा जाना, एंक्शियस हो जाना, एंग्जाइटी वगैरह, उसमें रिस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। के हवाले से देखते हैं कि रिस्पिरेटरी रेट पर मिनट कितना होता है। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज होगा तो 30 टू 40 ब्रीथ पर मिनट होगा। 1 टू 2 ईयर्स ऑफ एज में 25 टू 35 ब्रीथ पर मिनट होता है। 2 टू 5 ईयर्स ऑफ एज में 25 टू 30 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। 5 टू 12 ईयर ऑफ एज में 20 टू 25 ब्रीथ पर मिनट होता है और अगर एज 12 ईयर से अबव हो तो 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। जिस तरह प्रीवियसली डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजन सेचुरेशन अल्वियोलाई के लेवल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान एक्सचेंज होता है, कितना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, इसको ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं और इसको हम मेजर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू। अब हम कुछ रेंजेस देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये रेंजेस आएंगी तो इसका क्या मतलब है। 98 टू 100% अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन आएगा तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। 95 टू 97% आएगा तो वो इनसफिशेंट है। ये पेशेंट जो है उसको एहसास इतना नहीं होता लेकिन वो इनसफिशेंट होता है। तो हम 95 से 100 तक भी नॉर्मल ही कंसिडर कर लेते हैं कि ये बेहतर है। इसी तरह 90 टू 94 होगा तो इसका मतलब है कि डिक्रीज्ड है, इसको कोई चेस्ट की कंडीशन हो सकती है। तो इमीडिएटली पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर 90% से नीचे होगा तो क्रिटिकल है, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि चेस्ट की कंडीशंस रूल आउट हो और उसका कोई ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट अगर बिलो 80 होगा ऑक्सीजन सेचुरेशन तो सीवियर हाइपोक्सिया इंडिकेट कर रहा है, तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि हाइपोक्सिया के चांसेस हो सकते हैं, टिश्यूज़ और सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलने के चांसेस होते हैं। अगर बिलो 70 होगा तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम ये रेंजेस देख सकते हैं। अब हम समझते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर है क्या? बॉडी टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू डेवलप होता है बॉडी में। एक एनर्जी डेवलप होती है जो ब्लड सर्कुलेट करता है और वो एक हीट प्रोड्यूस करता है। वो हीट अगर नॉर्मल होगा तो तमाम बॉडी के सिस्टम्स जो हैं, तमाम टिश्यू सेल वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। आप इस चार्ट में देखें तो 97 टू 99 फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 36.1 टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इसके मिड में हम एग्जैक्टली उसको बेस्ट टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 98 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर 98 से ऊपर जाएगा तो इसको हम हाइपरथर्मिया कहेंगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है और पेशेंट को फीवर है। अगर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा तो वो हाइपोथर्मिया कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कुछ इशू चल रहा है।
इस चार्ट को देखें, अगर टेम्परेचर 98.6 से ऊपर जाएगा तो अगर 101.5 फ़ारेनहाइट तक पहुंचेगा तो फीवर ऑफ मेडिकल सिग्निफिकेंस मतलब इन्फेक्शन है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो अगर 106.7 फ़ारेनहाइट तक जाएगा तो उसको हाइपरप्लेक्सिया कहेंगे और ये सीवियर मेडिकल इमरजेंसी है। और अगर 108 तक जाएगा तो पेशेंट की डेथ वाक़या हो सकती है। इसी तरह अगर 98.6 से नीचे जाएगा 95 तक तो ये हाइपोथर्मिया है, और 82.4 तक जाएगा तो ये सीवियर हाइपोथर्मिया इंडिकेट कर रहा है। और अगर 82 फ़ारेनहाइट तक जाएगा तो ये इस टाइम पे पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, और अगर 77 फ़ारेनहाइट होगा तो पेशेंट की डेथ वाक़या हो सकती है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या है? शुगर की मिकदार ब्लड में। ये शुगर ब्लड में कैसे आता है? जो भी शुगर हम खाते हैं तो वो इंटेस्टाइन और स्टोमक में ब्रेकडाउन के बाद ब्लड में शामिल हो जाता है, जो कि एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चार्ट में हम देखते हैं कि अगर हम टेस्ट परफॉर्म करें तो हमें कौन कौन सी रीडिंग मिल सकती है और उन रीडिंग्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम दो तरीक़ों से मेजर करते हैं, एक फास्टिंग और एक रैंडम। तो सबसे पहले फास्टिंग। तो फास्टिंग में अगर करेंगे और अगर रीडिंग आएगी 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो इसका मतलब ये है कि शुगर लेवल ब्लड में नॉर्मल है। अगर 101 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आएगा तो ये प्री डायबिटीज़ है, मतलब इसको डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये इस पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है। अगर लेवल आएगा 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या अबव तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। इसी तरह रैंडमली अगर हम चेक करेंगे या खाना खाने के 2 घंटे के बाद या जितने टाइम के बाद भी 2 घंटे से अबव अगर हम चेक करेंगे तो उसको रैंडम ही कहेंगे। जिस तरह ये लिखा हुआ है पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल आफ्टर 2 आवर या रैंडम ब्लड शुगर लेवल, तो ये दोनों सेम ही है। तो नॉर्मल कब होगा? जब 70 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो ये नॉर्मल होगा। अगर 141 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो इसको हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे, और अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो ये पेशेंट डायबिटिक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।